उस रात मैं और साठे जब उन 3 गांवों की तरफ निकल पड़े थे, तभी हरिलाल की कुटिया में कुछ हलचल हुई। हरिलाल को महसूस हुआ कि उसके खाट के पीछे वाली खिड़की अपने आप खुल गई और उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। हरिलाल, हरिलाल, हरिलाल। कौन है? कौन है यहाँ? हरिलाल, कौन है? सामने आ, सामने आ। हरिलाल, बचाओ! हे भगवान, अब ये कौन है? आवाज तो उन झाड़ियों से आ रही है। हरिलाल, ये तो छोटी की आवाज लग रही है। कहीं उसी रात वाले गुंडों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? हरिलाल, क्या करूं? बाहर जाऊं? पता नहीं कितने लोग होंगे वहां। हरिलाल, हरिलाल। लेकिन ये आवाज तो सिर्फ उस अकेली ज्योति की लग रही है। शायद वो आदमी चले गए होंगे। मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। मेरी लाठी कहाँ है? हरिलाल, मेरी लाठी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। हरिलाल। हे भगवान, लगता है ऐसे ही जाना पड़ेगा। हरिलाल, ये आवाज तो इन झाड़ियों से आ रही है। ज्योति, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? देखो ना, उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। हरिलाल। क्या? किसने? उन गुंडों ने? अपनी शक्ल दिखाओ बिटिया। हरिलाल। ठीक है, जैसा तुम कहो। ज्योति, नहीं, नहीं, नहीं। ये लीजिए साहब, ये है लल्लनगढ़ गांव। दर्शन लाल का दामाद यहीं का रहने वाला है। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने ज्योति की वो तस्वीर लल्लनगढ़ थाने के एसएचओ दीपक कदम जी को भिजवा दी थी। दीपक कदम यानी? हाँ साहब, हमारे समस्तीपुर थाने के पिछले एसएचओ साहब वही तो थे। जिन्होंने पटाखे जलाए थे। चलो जरा मिलते हैं इनसे। जब विनोद का खून हुआ था तब यही थे ना थाना इंचार्ज। इनको जरूर कल्लू, चंदन और सरपंच के बारे में भी पता होगा। चलिए। आओ इंस्पेक्टर विजय, बैठो। साठे ने बताया था तुम आने वाले हो। ए रमन, 3 चाय बोल दे और पोहे भी लाने को बोलो। तुम वैसे बहुत जल्दी आ गए इंस्पेक्टर। कल ही तो फोटो भेजी थी साठे ने। हम उस औरत की तलाश करने निकलने वाले थे। दीपक जी, ये केस बहुत उलझा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता नहीं कि ये ज्योति इतनी आसानी से मिलेगी। ढूंढना हमारा काम है, जितना हो सकता है करेंगे। अब सिर्फ एक केस सॉल्व करने के लिए तो नहीं बने ना हम। हाँ? मैं समझ गया। वैसे आप भी तो समस्तीपुर में काफी टाइम से थे, तब आपको कोई अंदेशा नहीं हुआ था कि इस तरह का अपराध गांव में हो सकता है? अरे जब लाश मिलेगी, एफआईआर होगी, तभी हम एक्शन ले सकते हैं ना। अब मेरी किस्मत अच्छी थी और तुम्हारी खराब कि तुम्हारे आने के बाद ये केस खुला है। क्यों साठे? वैसे ये हरिलाल जिसके कहने पर तुमने वो जगह खुदवाई है, वो पहले भी आया था मेरे पास। एक मिनट, हरिलाल आपके पास पहले भी आया था? लेकिन क्यों? क्या कंप्लेंट थी उसकी? कंप्लेंट नहीं थी, सिर्फ शक था उसे अपनी जमीन को लेकर। कैसा शक? यही कि जो उसकी जमीन पर लगी फसल बार बार खराब हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई जानबूझकर उसे खराब कर रहा है। अब इस शक के आधार पर मैं क्या कार्रवाई करूं? उसे बोला, जा पहले पता कर कि फसल कैसे खराब हो रही है। जमीन में कोई दिक्कत है या तू जो उसमें पेस्टिसाइड डाल रहा है उसमें कोई दिक्कत है या बीज ही खराब है। कहीं से कुछ नहीं निकला। फिर मैंने ही बोला उसे कि
कि अपनी आंखें कान खुली रख और देख कि रात के अंधेरे में कोई आता तो नहीं है वहां। इसलिए 2 साल से वो आदमी देर रात खेतों में जाकर बैठता है, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वैसे सरपंच और चंदन के बारे में क्या जानते हैं? और आपने किसी कल्लू नाम के आदमी के बारे में सुना है क्या? सरपंच सुरेंद्र ठाकुर तो देवता आदमी है, भगवान का आशीर्वाद है उन पर। उन्होंने सागौन की खेती शुरू की थी और उन्हीं की वजह से ये नक्सली आतंकवाद की राह छोड़कर खेतीबाड़ी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। रही बात उस चंदन की, तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, लेकिन जब से वो जेल से होकर आया है तभी से ही होश ठिकाने आ गए हैं उसके। लड़का दिल का अच्छा है वैसे, और इस कल्लू के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो आपको यकीन है कि चंदन या सरपंच विनोद का खून नहीं कर सकते? पुलिस सिर्फ तथ्य और सबूतों के आधार पर काम करती है विजय, और ऊपर से जिस केस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें कोई टिप्पणी करना सही नहीं समझता। बिल्कुल, आपकी बात सही है। चलिए मैं चलता हूं ज्योति की तलाश करने। वैसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं आपसे? कैसा सवाल? आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे हैं, तो फिर आपकी ट्रांसफर क्यों की गई? समझ तो मुझे भी नहीं आया। उस दिन इस हरीलाल का सुबह से बार बार कॉल आ रहा था, बोल रहा था कि उसकी फसल फिर से खराब हो गई है। तो मैंने उसे डांट दिया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ना तो उसने अपने खेत में किसी को आते देखा और ना तो उसकी जमीन में कुछ प्रॉब्लम थी। उसी रात में मोटरसाइकिल से समस्तीपुर के लिए लौट रहा था, तब भारी बरसात शुरू हो गई। तो बारिश से बचने के लिए मैं एक पुराने मंदिर में रुक गया, और अंदर आते ही अचानक डीएसपी साहब का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मेरी ट्रांसफर समस्तीपुर से लल्लनगढ़ कर दी गई है। जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने फोन काट दिया। अजीब बात है। खैर, ये जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं, और अगर आपको ज्योति का कोई भी पता चले तो हमें बताइएगा जरूर। अरे लेकिन चाय पोहा तो खाते जाओ। नाश्ता तो हम ज्योति को ढूंढने के बाद ही करेंगे। जय हिंद। सुना आपने साहब, क्या कहा उन्होंने? यही कि हरीलाल की समस्या का कोई हल नहीं निकला। हाँ, और इसलिए उनकी ट्रांसफर हो गई और आपको यहाँ बुलाया गया। मतलब तुम कहना चाहते हो कि हरीलाल की जमीन का प्रॉब्लम सुलझाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है? मैंने कब कहा डिपार्टमेंट? मेरा इशारा तो उस पुराने मंदिर की तरफ है। शायद भगवान आपके हाथों से इस केस का इंसाफ कराना चाहते हैं। साठे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये अंधविश्वास की बातें मेरे सामने मत किया करो। समझ नहीं आता क्या? हो साहब। इंस्पेक्टर दीपक से मिलने के बाद मैं और साठे लल्लनगढ़, मांडवी और सुल्तानपुर की गलियों में ज्योति की तस्वीर लिए उसे ढूंढने निकल पड़े। ओ मौसी, ये देखो। अरे आपने इसको देखा है क्या कभी? करीब 25-26 साल उम्र है। अरे काका, समस्तीपुर गांव के शादी में आई थी ये। ठीक से देखिए जरा, करीब 5 फुट 6 इंच हाइट होगी। अच्छा, इस गांव की जनगणना किसने की थी? राशन वाले से पूछो, उसे पता होगा। ओ भाई, कोई लड़की यहाँ डांस वांस सिखाती है क्या? तुम्हें क्या करना है, भागी है नहीं? अगर पता है तो बताओ। क्या नहीं पता? ज्योति नाम की कोई औरत नहीं है यहाँ पर? सबसे पूछ लिया साहब, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे कैसे किसी को नहीं पता? झूठ बोल रहे सब के सब। साहब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुबह से लेकर शाम हो गई। गलियां, स्कूल, मंदिर, आश्रम, गौशाला, पंचायत, फैक्ट्री, बाग, बगीचे, अस्पताल और यहाँ तक के जंगल भी छान मारे, लेकिन ज्योति का कहीं पता नहीं चला। तीनों गांव में उसकी कोई खबर नहीं थी। न दर्शनलाल के ससुराल वाले उसे जानते थे, न दर्शनलाल का परिवार। सुबह से पानी की सिर्फ 1 बॉटल पी थी मैंने, और इस कारण मुझे कमजोरी भी हो गई। अब वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए सूरज ढलते ढलते हम वापस जीप से समस्तीपुर की दिशा में निकल पड़े। ये धुआं कैसा छा रहा है? धुआं नहीं, धुंध है साहेब। बारिश के बाद अक्सर छाती है। क्या करें? लेकिन रास्ता तो बिल्कुल नजर हमें नहीं धीरे आ रहा। धीरे ही गाड़ी आगे बढ़ानी होगी। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जंगल और घाट से होते हुए हमारी जीप जैसे दिशाहीन आगे बढ़ती ही जा रही थी।
अंधेरा भी अपने पैर पसारने लगा था। उस रास्ते पर न तो कोई लाइट और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान नजर आ रहा था। तब जैसे वो रास्ता अंतहीन और रहस्यमयी होता जा रहा था। काफी दूर आने के बाद मैंने अपनी घड़ी देखी। ये क्या, रात के 12 बज गए और अभी तक कोई टोल नाका नहीं आया। मुझे भी यही लगता है लग रहा तुमने साहब। फिर गलत दिशा में गाड़ी घुमा ली है पता साठे। नहीं। पीछे मुड़ेंगे तो कितने दूर जाना पड़ेगा? अब तो बहुत देर हो गई है। अगर कोई रास्ते में मिल जाता तो रास्ता तो बता देता। बस यही होना बाकी था। रुको, कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करता हूं मैं। हेलो कंट्रोल रूम, मैं समस्तीपुर थाना का इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं। हमारी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई है। ओवर। हेलो कंट्रोल रूम, किसी को आवाज सुनाई दे रही है? ओवर। इस रेडियो को क्या हो गया है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। यहां तो मोबाइल का सिग्नल भी नहीं है। आखिर कहां हैं हम? मैं देखता हूँ साहब इसकी मरम्मत करके, शायद ठीक हो जाए। कोशिश करो, यही करना पड़ेगा। चलो टॉर्च भी ले लो। अरे इस टार्च को क्या हो गया? इसकी बैटरी भी तो नहीं थी। रेडियो पे भी कोई जवाब नहीं दे रहा। दोनों के फोन की बैटरी भी एक साथ डिस्चार्ज हो गई। ये सब एक साथ कैसे हो रहा है? कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। शट अप साठे, सोचने दो मुझे। किस्मत खराब हो तो ऐसी। अब तो बस एक ही काम कर सकते हैं, उम्मीद करो कि कोई निकलता हुआ दिख जाए और उससे हम मदद मांग सकें। पर इतनी रात में पता नहीं कौन मिलेगा, कोई मिलेगा भी या नहीं। साहब शायद किसी मोटरसाइकिल की आवाज लग रही है, इसी तरफ आ रही है। देखिए वहां से हेडलाइट भी नजर आ रही है। रोको उसे फौरन। रुको रुको, ए रुको रुको। नमस्ते हुजूर, आप इतने अंधेरे में, कोई दिक्कत? अरे हमारी गाड़ी खराब हो गई है। आसपास कोई गांव है जहां कोई मैकेनिक या सहायता मिल जाए? बारिश भी होने वाली है। हुजूर यहाँ तो कोई बस्ती तक नहीं है। इतनी रात को भला यहाँ मिलेगा कौन? हाँ, कुछ कोस दूर एक पेट्रोल पंप जरूर है, शायद वहाँ कोई मदद मिल सके आपको। आप मेरे स्कूटर पे बैक सीट हो जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। साठे तुम जाओ इसके साथ, मैं यही गाड़ी में रुकता हूँ। हो साहब। चलो भाई दिखाओ कहाँ है पेट्रोल पंप। साठे जब उस मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया तो मैं भी कुछ देर के लिए वापस जीप में आके बैठा। उस समय हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई थी। गाड़ी में बैठे बैठे दिन भर की थकान से मेरी आंख बस लगी ही थी कि एक मीठी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या बात है बाबूजी, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है? उस गुप अंधेरे में ऐसी मधुर आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। मेरी आंखें खुली और मैंने गाड़ी से बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश की तो मुझे एक युवती हाथ में पोटली लिए खड़ी दिखाई दी। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। दिखने में वो किसी पुजारन की तरह लग रही थी। इतनी रात गए एक औरत को इस तरह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपनी ओर ऐसे घूरते हुए देखकर उसने फिर से पूछा, बाबूजी क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हाँ, हमारी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई थी। मेरा साथी पास ही किसी से मदद लेने गया है, बस आता ही होगा। वैसे आप हैं कौन और इतनी सुनसान जगह में अकेली क्या कर रही हैं? ये सब बातें तो होती रहेंगी। पास में एक पुराना मंदिर है, मैं वहीं रहती हूँ। जब तक आपका साथी कोई मदद लेकर आता है तब तक आप चाहें तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं। बारिश भी तेज होने लगी है, शायद उनको यहाँ आने में ज़्यादा समय लग जाए। आप कब तक यहाँ अकेले गाड़ी में बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो पुलिस वाले हैं, ऐसे हालातों में रहने की आदत है हमें। आप चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। और आप इस तरह बारिश में ज़्यादा देर खड़े मत रहिए। देखिए पूरी भीग चुकी हैं आप।
मुझे तो आदत है बाबूजी, लेकिन आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? पेट्रोल पंप दूर है, आपके साथी को आने में वक्त लग सकता है। आप संकोच मत कीजिए, वो मंदिर यहीं पास में है। यहाँ रात भर जीप में रहने से तो अच्छा है मंदिर में रहना। एक अजीब सा अपनापन था उसकी आवाज में। इतनी देर रात गए मेरी मदद करने की यूं जिद करना। एक बात तो साफ थी कि वो कोई आम औरत नहीं थी। उसकी आवाज में एक जादू था जिसने मुझे उसके साथ चलने पर विवश कर दिया। चलिए दिखाइए, कहाँ है आपका पुराना मंदिर? आइए बाबूजी। सच कहूं तो चांद की हल्की रोशनी में दमकता हुआ उसका गोरा रंग और उसके बदन से फिसलती बारिश की मोतियों जैसी बूंदें मेरी धड़कनें जरूर बढ़ा रही थी, लेकिन मेरे अंदर कोई गलत मंशा नहीं थी। मैं एक पल के लिए भी अपनी हद नहीं भूला। उसके चलने के नाजुक अंदाज में मुझे एक चंचल और पवित्र स्त्री दिखाई दे रही थी। आइए बाबूजी, यही थोड़ी दूर आगे वो पुराना मंदिर है जहाँ मैं अकेले रहती हूँ। अकेली? इस सुनसान जगह में कोई बस्ती तक नहीं है? एक औरत होकर आप एक मंदिर में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो इंसानों की बस्ती में लगता है बाबूजी, यहाँ किस बात का डर? ये पेड़ पौधे, ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता, ये सब तो मेरे हमसफर बन चुके हैं। दिन में गांव में जाकर खेतों में काम करती हूँ और शाम को वापस अपनी इसी जगह पर आ जाती हूँ। यहाँ बहुत शांति सुकून है बाबूजी। आप ठहरे पुलिस वाले, आप थोड़ी इन बातों को समझेंगे। उस बरसात भरी अंधेरी रात में संभलते हुए मैं उस औरत की बातों में खोए उसके पीछे चला जा रहा था। तभी अचानक अंधेरे में कड़कती बिजली की रोशनी में मुझे एक मंदिर नुमा आकृति नजर आई। इसके साथ हवा का एक तेज झोंका मंदिर से निकलते हुए मुझसे टकराया और मुझे आई वही महक, वही खुशबू जो हरिलाल की कुटिया में थी।